हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट वीडियो। आज हम बात करेंगे जेफरी डामर की। एक ऐसा नाम जिसे ट्रू क्राइम दुनिया में हर कोई जानता है, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, मूवीज़ बनी हैं। तो सवाल ये है, लोग इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं इस केस से। आई सॉ जेफरी की डॉक्यूमेंट्री, और जब वो एंटर करता है कोर्ट में वो पॉलिश्ड है। गर्ल्स उस टाइम की वर सेइंग वाओ ही इज़ हैंडसम। और ये मुझे कंफ्यूज करती है चीज़, बिकॉज फॉर अस नॉर्मल पीपल अगर हमसे कोई पूछेगा कि कौन सी सिचुएशन में तुम मर्डर कर सकते हो, हम बोलेंगे मे बी अगर हमारी फैमिली को कोई थ्रेटन करे, मे बी सेल्फ डिफेंस। मगर जेफरी ने मल्टीपल मर्डर्स किए ताकि वो अकेला फील ना करे। आई नो अभी ये कंफ्यूजिंग है, मगर जैसे और बात करेंगे हमें समझ आएगा मोर अबाउट जेफरी। लेट्स जस्ट डाइव इन। जुलाई 22, 1991 एक आदमी दौड़ता हुआ निकलता है अपार्टमेंट नंबर 213 से। उसका नाम है ट्रेसी एडवर्ड्स। सीधा हॉलवे से होते हुए नीचे स्टेयर्स तक बिना पीछे देखे बाहर जाके उसे पुलिस ऑफिसर्स दिखते हैं। पेट्रोल ऑफिसर्स। पेट्रोल ऑफिसर्स शहर या गांव में पब्लिक सेफ्टी के लिए घूमते हैं। ट्रेसी उनके पास भागकर जाता है और बोलता है, चाकू से मर्डर 213। पुलिस ट्रेसी की बात सुन रही है मगर समझ नहीं पा रही क्योंकि ट्रेसी तेज स्पीड में बोल रहा है। पुलिस ऑफिसर्स देखते हैं कि ट्रेसी के हाथ में हैंडकफ्स हैं। फास्ट फॉरवर्ड, ट्रेसी सब कुछ बता रहा है पुलिस ऑफिसर्स को, जेफरी के बारे में, अपार्टमेंट की स्मेल के बारे में, हथकड़ियों के बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो लिटरली उस अपार्टमेंट में ज़बरदस्ती बंद था, एक हॉस्टेज सिचुएशन। पुलिस वाले कहते हैं ऑल राइट, चलो चेक करते हैं। तीनों अपार्टमेंट 213 तक जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करते हैं, और जेफरी डामर कैजुअली दरवाज़ा खोलता है जैसे कि जोमेटो ऑर्डर हो। इस पॉइंट पे जेफरी को पता है कि उसका हॉस्टेज भाग चुका है और दरवाजे के बाहर पुलिस ऑफिसर्स हैं। पुलिस अपार्टमेंट में आते ही नोटिस करती है स्मेल जो ट्रेसी बता रहा था। पुलिस जेफरी से क्वेश्चन करना शुरू करती है। जेफरी बोलता है हाँ मैंने डाले हैंडकफ्स ट्रेसी पे। अब दोनों पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को देख रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं कि जेफरी कुछ और बोलेगा, बिकॉज ये पुलिस ऑफिसर्स 5 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं। उनको पता है कि लोग इन सिचुएशंस में कुछ भी बोलते हैं अपने आप को बाहर निकालने के लिए, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। तो वो वेट कर रहे हैं कि जेफरी ऐसा कुछ बोलेगा कि नहीं मैंने हैंडकफ्स नहीं लगाए, वो मेरा जुड़वा भाई था, वो दूध लेने गया अभी। जेफरी कुछ नहीं बोलता। फिर फाइनली जेफरी बोलता है कि कीज मेरे रूम में है, मैं लेकर आता हूँ। पुलिस बोलती है नहीं तुम यहीं रहो, हम लेकर आते हैं। एक ऑफिसर बेडरूम में जाता है जेफरी के कीज लेने, दूसरा ऑफिसर हॉल में रहता है ट्रेसी और जेफरी के साथ। रूम में जाते ही ऑफिसर देखता है कि एक बड़ा चाकू रखा है बेड के साइड में, और ड्रॉर खोलकर वो कीज लेने के बाद देखता है कि नीचे वाला ड्रॉर हल्का सा खुला है, उसमें फोटोज रखी हैं। तो वो फोटोज निकाल के देखता है। अब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है, वो गेस्ट नहीं है कि वो चीज़ें नहीं छेड़ेगा। और वो फोटोज़ मरे हुए लोगों की है, डिफरेंट पोजेस में, अलग अलग स्टेजेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन में। डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है किसी जीव का सड़ना आफ्टर डेथ, और क्लियरली दिख रहा है कि ये फोटोज इसी रूम में ली गई हैं जिसमें वो ऑफिसर उस वक्त खड़ा है। ऑफिसर दूसरे कॉप को दिखाता है पोलरॉइड्स, और दोनों मिलकर जेफरी को अरेस्ट करते हैं। बैकअप बुलाया जाता है। बैकअप का वेट करते हुए ऑफिसर्स घर की तलाशी कर रहे हैं, और उसी दौरान वो फ्रिज खोलते हैं और वहाँ एक कटा हुआ सर रखा है। किसी भी क्रिमिनल की बात करने से पहले उसके बचपन की बात करना ज़रूरी है, इससे हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। तो फ्रिज से पहले, एसिड से पहले, हेडलाइंस और हॉरर डॉक्यूमेंट्री से पहले जेफरी डामर सिर्फ एक छोटा सा लड़का था, एक छोटा ब्लॉन्ड बालों वाला बच्चा विद बिग ब्लू आईज। जेफरी के घर के पीछे एक जंगल है जहाँ वो खेलता था कैच कैच बॉल अपने पापा के साथ, और टीवी पर कार्टून्स खत्म होने पर रोने लगता था। और अगर आप उसकी होम वीडियोस देखो तो सच में लगेगा कि ये कोई नॉर्मल प्यारा सा बच्चा है। एक वीडियो में उसके पापा उसे कंधों पर उठा रहे हैं, और इसे देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई जब मेरे पापा भी ऐसे मुझे उठाया करते थे। और एक सेकंड के लिए मैं भूल गई कि ये जेफरी डामर है, बट मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जेफरी डामर इज़ डेड। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि जेफरी खुश लग रहा है, मे बी बिहाइंड द सीन कुछ बुरा हुआ हो जेफरी के साथ बचपन में। सारे सोर्सेज में जेफरी ने बताया कि उसके बचपन में कोई सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर कोई बड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट नहीं हुआ हो जिसे देखकर तुम कह सको कि हाँ यहीं पर सब बिगड़ा। मगर एक चीज़ अलग है, जब जेफरी 4 साल का था तो उसकी डबल हर्नियर सर्जरी हुई थी। अब ये सर्जरी मेजर सर्जरी होती है, स्पेशली जब तुम इतने छोटे हो,
और लोग बोलते हैं कि इस सर्जरी के बाद जेफरी बदल गया था, यानी क्वाइट रहने लगा था, लोगों से इतना बातचीत नहीं करता है। और स्कूल लाइफ में जेफरी बुली नहीं होता था, मगर वो ऐसा बच्चा भी नहीं था जिसके पास सब खेलने जाते हों। स्कूल लाइफ के अलावा घर में भी सब कुछ ठीक नहीं था। उसके पेरेंट्स बहुत लड़ते थे एक दूसरे से और जेफरी को इस चीज़ से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। तो वो घर के पीछे वाले जंगल में जाकर पेड़ों को पीटने लग जाता था, मारने लग जाता था पेड़ों को। फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो घर पर रुक नहीं पाता था और सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करी। वो डिप्रेस्ड था। फिर 13 का होते होते जेफरी रियलाइज्ड कि ही वॉज गे। अब गे होना प्रॉब्लम नहीं है, मगर इट वाज द 1970s, इसलिए जेफरी किसी को नहीं बता पाया कि वो गे है, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाया। और अब 14 का होते होते जेफरी को फैंटेसीज आ रही हैं, इंटेंस फैंटेसीज। अब इस एज पे किसी और इंसान से अट्रैक्शन फील करना इज़ वेरी नॉर्मल, हम सब ये फील करते हैं। मगर जेफरी फैंटेसाइज कर रहा था अबाउट कंप्लीट कंट्रोल ओवर समवन, कि सामने वाला इंसान पपेट है और जेफरी जो चाहे वो कर सके। और इसी दौरान उसका फैसिनेशन स्टार्ट हो गया इंटरनल ऑर्गन से, लेकिन डॉक्टर बनने वाले तरीके से नहीं। जेफरी के स्कूल में बायोलॉजी क्लास में पिग डाइसेक्शन करा रहे थे और जेफरी उसमें से नज़र नहीं हटा पा रहा था, इतना फैसिनेट हो चुका था। तो तब उसने रोड किल कलेक्ट करना शुरू कर दिया। रोड किल यानी डेड एनिमल्स, रैट्स, रैबिट्स जो रोड के साइड में मिलते हैं, और उन्हें ले आता था घर पर। घर के नीचे क्रॉल स्पेस था उसके, वहाँ जाकर वो डाइसेक्ट करने लगा, यानी अलग अलग करना सारे पार्ट्स हड्डी के। बाद में जेफरी की मॉम से पूछा गया था कि आपको कैसे नहीं पता था कि आपका बेटा ऑटोप्सी खेल रहा है घर के नीचे। तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता था कि जेफरी ऐसी इंटरेस्ट पाल रहा था। और मैं ब्लेम नहीं करती मम्मी को, बिकॉज उनका एक न्यूबॉर्न बेबी था, जेफरी का छोटा भाई। और एज अ पेरेंट तुम हर एक चीज़ नहीं देख सकते हो अपने बच्चे की 24/7। हाई स्कूल पहुंचते पहुंचते जेफरी पूरा अल्कोहलिक बन चुका था। क्या करता था, फ्लास्क लाता था, अपने कोट में रखेगा, वॉशरूम जाएगा, क्लास जाने से पहले ड्रिंक करेगा और फिर क्लास जाएगा। अब जेफरी बोलता है कि वो ड्रिंक इसलिए करता था ताकि जो उसके दिमाग में फैंटेसीज आ रही हैं वो उसको भुला सके। तभी एक टॉल मस्कुलर गाय जो जेफरी के घर के आगे से रोज जॉग करता था, जेफरी उसे बस रोज दिखता रहता था बिकॉज वो काफ़ी हैंडसम है। तो जेफरी ने प्लान बनाया कि जब जॉगर जॉग कर रहा होगा पेड़ों के आगे से, जेफरी पेड़ के पीछे खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि जॉगर आगे से जाए, उसके सर पर बैट से मारेगा और उसको अपने घर के पीछे वाले जंगल में ले जाएगा अपनी फैंटेसीज पूरी करने, यानी बेसिकली आरवर्ट करने। लेकिन जॉगर उस दिन आया ही नहीं जब ये पूरा प्लान कर रहा था जेफरी। जॉगर को किडनैप करने का प्लान फेल होने के बाद जेफरी की लाइफ एक और शार्प टर्न लेती है। जेफरी के पेरेंट्स डिवोर्स कर जाते हैं, तो लायनल जेफरी के पापा अपना सामान पैक करते हैं और होटल चले जाते हैं। जॉयस जेफरी की मम्मी उसके छोटे भाई के साथ दूसरे घर चली जाती हैं। अब जेफरी को कोई नहीं बताता कि वो दोनों जा चुके हैं। जेफरी जब घर आता है तो देखता है कि पूरा घर खाली है। अब जब उसके पेरेंट्स से पूछा गया कि तुमने क्यों नहीं बताया जेफरी को कि तुम लोग जा रहे हो उसे छोड़कर, तो लायनल जो जेफरी के पापा हैं वो बोलते हैं कि उन्हें लगा कि जॉयस लेके जाएगी जेफरी को छोटे भाई के साथ, और जॉयस को लगा कि पापा लेके जाएंगे। अब उनका डिवोर्स चल रहा था, वो गुस्सा थे एक दूसरे से, तो कम्युनिकेशन की वजह से जेफरी अकेला रह गया घर पर। वो ओवर एज था, 18 का था, मगर स्टिल 18 के बच्चे फिर भी छोटे होते हैं। और वो अल्कोहल पी रहा है नॉन स्टॉप, और बस कुछ ही हफ्तों बाद वो अपना पहला मर्डर कमिट करेगा। स्टीवन हिक्स पहला विक्टिम। अब आगे की स्टोरी समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा हिचहाइकिंग। हिचहाइकिंग का मतलब होता है सड़क के किनारे पर खड़े होकर किसी से लिफ्ट लेना, जैसे कि ऊबर मगर फ्री। तो ये 70s to 90s में काफ़ी पॉपुलर था। अब जेफरी निकलता है हिचहाइकर्स की तलाश में, तो उसे स्टीवन मिलता है रोड पर, और स्टीवन एक रॉक कॉन्सर्ट में जा रहा होता है। तो जेफरी उससे बोलता है स्टीवन से कि आजा भाई मेरे घर चलते हैं, पहले चिल करेंगे, टीवी देखेंगे, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा कॉन्सर्ट तक। तो स्टीवन हाँ बोल देता है बिकॉज वो भी थक चुका होता है ट्रैवलिंग से। वो दोनों जेफरी के घर जाते हैं, वो चिल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दुनिया भर की स्टोरी सुना रहे हैं एक दूसरे को। और फिर कुछ घंटों बाद स्टीवन बोलता है कि ठीक है यार, मेरे को अभी जाना चाहिए कॉन्सर्ट में, मैं लेट हो जाऊँगा। और जेफरी फ्रीज हो जाता है बिकॉज जेफरी को मज़ा आ रहा होता है कि उसके साथ कोई है बात करने के लिए, और वो पसंद करता है इस लड़के को, भले ही वो अभी मिला है मगर ही लाइक्स हिम। तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आती कि जेफरी सीधा वायलेंस की तरफ जाता है इस सिचुएशन में। वो ये नहीं बोलता स्टीवन को कि ठीक है, मतलब तू अपना नंबर दे दे मुझे, कॉन्सर्ट के बाद हम बात करेंगे। मे बी स्टीवन हाँ बोल देता बिकॉज वो घर आने के लिए भी तो स्टीवन मान गया, तो उसने इतने घंटे चिल भी किया। मे बी स्टीवन बोल देता हाँ,
मगर जेफरी एक बारबेल उठाता है, स्टीवन के सर पर मारता है, उसका गला घोटता है उस बारबेल से और उसको डिसमेंबर करता है। डिसमेंबर करते वक्त उसके साथ वो सेक्सुअल एक्ट्स भी करता है। अब उसकी लाश के टुकड़े करता है, बोन पीसेस को स्लेज हैमर से तोड़ता है, फ्लैश को अलग अलग पैकेट्स में डालता है और रात के 3 बजे सब कुछ पैक करता है और लेके चलता है डंप करने। डंप साइट यानी जहाँ गार्बेज बहुत सारा पड़ा होता है, जहाँ पे लोग सब जाके इंडिया में काफ़ी कॉमन है, अंधेरी रात है, अपनी गाड़ी से जा रहा है, कोई नहीं है रोड पर, तभी एक पुलिस वाला आता है फ्लैश लाइट ऑन करके और जेफरी से पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को और ये बैग्स में क्या है, क्योंकि जेफरी 18 साल का लड़का है तो रिलेटिवली यंग दिखता है वो। जेफरी बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स चल रहा है, वो लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा सामान है और मैं बस डंप साइट पे आया था अभी फेंकने क्योंकि मम्मी शिफ्ट कर रही हैं, आधी रात को उनकी लड़ाई हो गई। और सरप्राइजिंगली कॉप उसको जाने देता है। फिर जेफरी घर आता है, स्टीवन के जो रिमेन्स हैं वो अपने घर के पीछे वाले जंगल के पेड़ में फेंक देता है। अब कुछ हफ्तों बाद लायनल, जेफरी के पापा, घर आते हैं वापस और दिखते हैं कि जेफरी घर में है अभी भी और बॉटल्स ऑफ अल्कोहल हैं हर जगह। तो वो डिसाइड करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। वो जेफरी को भेजते हैं ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी बिजनेस पढ़ने के लिए। तो जेफरी जाता है, कॉलेज ज्वाइन करता है, जाता है, मगर वहाँ क्लासेस अटेंड नहीं करता, वहाँ पे वो पढ़ाई नहीं करता, प्रोजेक्ट मतलब थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डालता है कॉलेज में अच्छे नंबर लाने के लिए, बस अल्कोहल पीता रहता है और फाइनली वो ड्रॉप आउट कर लेता है कॉलेज से। कॉलेज से घर आने के बाद घर के पीछे जाकर देखता है तो अभी तक स्टीवन की रिमेन्स, हड्डियाँ वहीं पर होती हैं पेड़ों में, तो वो उनको और दूर फेंक देता है। अब जो स्टीवन की फैमिली है वो कॉल कर रही है पुलिस को नॉन स्टॉप ढूंढने के लिए कि स्टीवन कहाँ पर है, आपको ढूंढना पड़ेगा उसको, वो रॉक कॉन्सर्ट में गया था, उसके साथ कुछ तो पक्का बुरा हुआ है और स्टीवन की फैमिली को 13 साल लग जाएगा सच पता करने में। तो अब जेफरी ने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया है और उसको जॉब तो कुछ मिलेगा नहीं, तो वो सोचता है कि अब वो क्या करे। तो वो ज्वाइन कर लेता है आर्मी। अब आर्मी वो क्यों ज्वाइन करता है आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज आर्मी में काफ़ी डिसिप्लिन चाहिए होता है और स्टार्टिंग में लग रहा होता है कि वो काम कर जाएगा आर्मी में। वो आर्मी में जाता है, सुबह उठता है, अपनी ड्रिल्स करता है, मगर उसकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स वापस आ जाती हैं। और जर्मनी में पोस्टिंग के दौरान जेफरी डामर अपने 2 फेलो सोल्जर्स का रेप करता है फॉर ओवर मंथ्स। जेफरी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब ये क्लियर नहीं है सोर्सेज में कि उसको डिस्चार्ज करते हैं बिकॉज ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि उसने आर वर्ड किया है फेलो सोल्जर्स को या फिर उसके डिसिप्लिन की वजह से, मगर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब आर्मी से डिस्चार्ज होकर जब जेफरी घर आता है तो उसके पापा उसको अपनी दादी के घर भेजते हैं, जेफरी की दादी के घर। अब जो लायनल हैं जेफरी के पापा, वो अपने बेटे से प्यार करते हैं जेफरी से। हाँ जेफरी ड्रिंक करता है, हाँ जेफरी इररिस्पॉन्सिबल है, मगर लायनल को लगता है कि सही कंपनी के साथ जेफरी की लाइफ सही ट्रैक पर आ सकती है। जेफरी की दादी स्वीट थी, केयरिंग थी, हर दिन घर का खाना बनाती थी, उसका ख्याल रखती थी। शुरू में जेफरी ने भी ट्राई किया घर का काम करना, ग्रोसरीज में हेल्प, चर्च जाना, दादी की स्टोरी सुनते हुए डिनर करना हर रात। उसने एक जॉब भी करना शुरू किया, फ्लोबॉटमिस्ट, यानी ब्लड निकालते हैं हॉस्पिटल्स में टेस्ट के लिए जो लोग। लेकिन कुछ महीनों में ही वो निकाल दिया जाता है उस जॉब से, फ्लोबॉटमिस्ट की जॉब से लेट होने की वजह से। एक दिन जेफरी लाइब्रेरी में बैठा होता है तो एक लड़का आता है और उसको कुछ सेक्सुअल ऑफर करता है। अब जेफरी उस लड़के से उसका एड्रेस मांगता है तो लड़का सोच रहा है मे बी अभी ये बिजी है, बाद में आकर मिलेगा मेरे से, इसलिए तो एड्रेस मांग रहा है। तो जेफरी जाता है उस एड्रेस पे और उस लड़के से ना हाय करता है ना हेलो करता है, बस उसको दूर से स्टॉक करता रहता है फॉर डेज। अब उस लड़के को स्टॉक करते करते जेफरी हो जाता है बोर। तो जेफरी की नज़र पड़ती है एक मैनिकन पे। मैनिकन यानी स्टोर में जो पुतले होते हैं जिनको कपड़े पहनाते हैं, तो वो लड़के के पुतले को चोरी कर लेता है, घर ले आता है और उसके साथ सोने लग जाता है। अब दादी उसको पकड़ लेती है पुतले के साथ डॉल खेलते हुए और उसको फेंकवा देती हैं घर से बाहर मैनिकन को, बिकॉज दादी सोचती है कि भाई ये सब नहीं चलेगा मेरे घर पे। अब जेफरी सोचता है कि भाई मेरा मैनिकन भी ले लिया, अब मैं क्या करूँ। देखो जेफरी के दिमाग में कभी नहीं आया कि मे बी मैं रियल फ्रेंड्स बना लूँ बाहर जाके। उसको इतना अकेला फील होता था, वो यही बोलेगा बाद में भी कि मुझे बहुत अकेला फील होता है। सबको अकेला फील होता है जब वो 18 ईयर्स के होते हैं, 19 ईयर्स के होते हैं, मगर हम अपने फ्रेंड्स को बोल देते हैं ना कि नहीं हमें इवेंट में अकेले नहीं जाना, भाई साथ चल, या फिर बोर हो रहा हूँ आज घूमते हैं कहीं। जेफरी ने कभी ये ट्राई किया ही नहीं। तो इसी टाइम अराउंड जेफरी बाथ हाउसेस जाना शुरू कर देता है। अब बाथ हाउस इज
लाइक अ सोना जहाँ तुम बात कर सकते हो, मगर वहाँ पर वो गेस्ट के लिए है स्पेसिफिकली वो बाथ हाउस, और वहाँ पर तुम हुकअप कर सकते हो कंसेंजुअली, जहाँ पर दो अडल्ट अग्री करें टू हुकअप। इट्स लाइक टिंडर मगर इन अ हाउस फॉर हुकअप। मगर जेफरी नहीं करता हुकअप किसी के साथ, बिकॉज जेफरी को एक्स्ट्रा बनना है। तो वो क्या करेगा, जाता था वहाँ पर, रूफी करता था लोगों को एंड देन उनको आर वर्ड करता था। अब ये सारे जो लोग हैं उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया बाथ हाउस में, बिकॉज ये एक बाथ हाउस है, यहाँ पे सब कुछ कंसेंचुअल हो रहा है, यहाँ पर ब्रॉथल नहीं है कोई। तो जेफरी को वहाँ से भी बैन कर दिया जाता है। मतलब सोचने वाली बात है, ये बंदा बुक्ड एंड बिजी है, ये बाथ हाउसेस जा रहा है, ये लोगों को स्टॉक कर रहा है, ये मैनिकन चुरा रहा है, जॉब के अलावा सब कुछ कर रहा है। तो अब सेकेंड मर्डर है स्टीवन टोमी का। फर्स्ट जो विक्टिम है और सेकंड जो विक्टिम है, दोनों का नाम स्टीवन है। टोमी जेफरी को मिलता है एक बार में, तो स्टीवन अग्री करता है जेफरी से उसके होटल रूम में जाने के लिए। जेफरी ने होटल रूम में लिया होता है एक रात के लिए। वो दोनों जाते हैं होटल में एंड देन जेफरी बोलता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था स्टीवन को मारने का। अब जब सुबह सोकर उठता है जेफरी, तो साइड में देखता है कि स्टीवन की चेस्ट पूरी क्रश्ड है और जेफरी के हाथ ब्लैक एंड ब्लू हैं। तो जेफरी सोच रहा है कि मे बी मैंने अपनी नींद में ये सब कर दिया। जेफरी को कोई मेमोरी नहीं है ये सब करने की। फिर वो सोच रहा है कैसे हो गया ये। फिर वो ये सोचता है कि ये मेरा होटल रूम है, अगर स्टीवन की बॉडी यहीं छोड़ दी तो वो जेल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि जेफरी ने किया है ये। तो जेफरी सूटकेस निकालता है, स्टीवन को सूटकेस में डालता है, दादी के घर लेके जाता है, वहाँ पर डिसमेंबर करना शुरू करता है, हाथ पैर अलग करना स्टीवन के, और हेड को बॉईल करता है, स्टीवन के सर को बॉईल करता है केटल में, और स्टीवन की सारी बॉडी पार्ट्स को फेंक देता है घर से बाहर, मगर उसका हेड रखता है फॉर फैंटिसाइजेशन। जेफरी को हेड से काफ़ी प्यार है लोगों के, पता चलेगा आगे। और ये हेड रखता है, अगर हम एक्सप्लेन करें इसको साइकोलॉजिकली, ये कॉमन है अमंग मर्डरर्स या फिर सीरियल किलर्स स्पेशली, जो अपने मर्डर्स को एंजॉय करते हैं। वो क्या करते हैं, मर्डर की साइट में या तो वो रिटर्न करेंगे जहाँ पर उन्होंने मर्डर किया है, बार बार वहाँ पर आएंगे, या फिर वो रखेंगे मेमोरेबिलिया। मेमोरेबिलिया यानी यादगार। जैसे कि अगर हम नॉर्मल लोगों से कंपेयर करें तो अगर हम ताजमहल जाते हैं तो हम ताजमहल का छोटा सा मॉडल लेकर आते हैं ना आगरा से, वैसे ही मर्डरर्स को पसंद है ये यादगार रखना। तो जेफरी रखता था हेड, लोगों का स्कल, उनकी स्किन पूरी बॉईल करने के बाद जो हेड स्कल बच जाता है। अब आगे जाने माने विक्टिम्स की बात करने से पहले हम बात करते हैं 13 साल के लड़के की। ये लड़के की केस सुन के आपको लगेगा कि पुलिस ने काफ़ी गलती करी है इस केस में। तो ये 13 साल का बच्चा, मैं नाम नहीं बोलूँगी बिकॉज ये 13 साल का बच्चा है और अंडर एज है। तो ये बिल्डिंग के आगे खेल रहा होता है और जेफरी आता है और इससे बहुत फ्रेंडली बात करने लग जाता है लड़के से। तो उस लड़की को लेके जाता है अपने अपार्टमेंट में एंड उसको स्लीपिंग पिल्स देता है, और जब वो लड़का अनकॉन्शियस होता है तो जेफरी असॉल्ट करता है उसको। अब जेफरी सोचता है कि मैंने उसको स्लीपिंग पिल्स दी थी, ये बेहोश हो गया था, तो मे बी इसे कुछ याद ना रहा हो। मगर जो 13 साल का लड़का होता है वो लाइक स्मार्ट होता है, उसको पता होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। वो जाते ही अपने पेरेंट्स को सब बता देता है, उसके पेरेंट्स जाके पुलिस रिपोर्ट कर देते हैं। मगर जब जेफरी कोर्ट जाता है, जेफरी को सिर्फ 2nd डिग्री सेक्सुअल असॉल्ट मिलता है, यानी उसे सिर्फ प्रोबेशन मिलती है। प्रोबेशन यानी कि तुम जेल में नहीं हो मगर तुम पे पुलिस नज़र रखती है। अब नज़र का मतलब ये नहीं है कि पुलिस तुम्हारा पीछा करती है नॉन स्टॉप, मगर तुम्हें हर हफ्ते आना होता है पुलिस स्टेशन में और बताना होता है कि तुमने कोई जॉब ली कि नहीं ली, कितने घंटे जॉब कर रहे हो, बाहर घूम तो नहीं रहे, रेगुलर हो कि नहीं, ये सब। अब इस बच्चे को याद रखना बिकॉज 6 साल बाद जेफरी का विक्टिम इसका छोटा भाई होगा और वो मर्डर विक्टिम होगा, सिर्फ असॉल्ट विक्टिम नहीं। 8th विक्टिम एंथनी सीयर्स। अब एंथनी सीयर्स को जेफरी बार में देखता है और सोचता है कि वाह एंथनी तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो वो उससे बात वगैरह करता है, सेम मॉडस ऑपरेंडी फॉलो करता है। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है क्रिमिनल का एक फिक्स तरीका कत्ल करने का कि वो कैसे करता है। जेफरी का मॉडस ऑपरेंडी है, वो लेकर आता है विक्टिम्स को, उनको स्लीपिंग पिल्स देता है, उनको स्ट्रेंगल करता है और उनको डिकैपिटेट करता है। तो ये सेम चीज़ एंथनी सीयर्स के साथ करता है और एंथनी सीयर्स का सर वो अपने वर्क लॉकर में रखता है। अब वो घर पर क्यों नहीं रखता, आई डोंट नो, दादी के घर पर, बिकॉज उसने पहले भी दादी के घर पर रखा है हेड 1 वीक के लिए। आई थिंक मे बी उसकी दादी शक करने लगी थी जेफरी पे, बिकॉज आई डोंट थिंक उसकी दादी को पता था कि जेफरी मर्डर्स कर रहा है। मगर जेफरी एक सस्पिशियस लड़का है, उसकी हरकतें लाइक पूरा मैनिकन सिचुएशन के बाद आई डोंट थिंक दादी बहुत खुश थी जेफरी से। इसलिए जेफरी फाइनली डिसाइड करता है कि दादी के घर से निकलने के लिए वो शिफ्ट होता है ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स यूनिट 213, जो उसकी दादी से
के घर से 25 मिनट दूर है और उसका दादी का घर छोड़ने से पहले वो डीप क्लीनिंग करता है ताकि कोई सबूत ना रहे। और वो क्लीनिंग अच्छे से करता है बिकॉज दादी को कुछ नहीं मिलता। दादी कुछ भी निकाल सकती है, लाइक मेरी दादी मैं अपनी दादी से कुछ नहीं छुपा पाती। तो जेफरी ने अच्छे से क्लीन किया होगा बिकॉज उसकी दादी को कुछ नहीं मिलता। नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद जेफरी के सारे पड़ोसी बोलते हैं कि नहीं, जेफरी तो बहुत स्वीट है, लाइक बहुत हेल्पफुल है। और जेफरी था भी हेल्पफुल। उसने अपने पड़ोसी को 5,000 रुपये दिए थे क्योंकि उनको अपनी बहन की शादी के लिए चाहिए थे और बोला कि ये गिफ्ट मानो, प्लीज़ मेरे को वापस मत देना। बाहर से वो बहुत स्वीट था मगर अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों के अंदर वो अपना 6th मर्डर करेगा। ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट में पहला मर्डर और ओवरऑल 6th मर्डर उसका। विक्टिम रेमंड स्मिथ। जेफरी रेमंड को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है, अपना मॉडस ऑपरेंडी करता है एज यूजुअल, स्लीपिंग पिल्स देता है। और इस बार जेफरी कुछ नया ट्राई करता है, अपना कैमरा निकालता है और फोटोज लेने लगता है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मर्डर। तो स्ट्रैंगल करने से पहले, स्ट्रैंगल करने के दौरान और स्ट्रैंगल करने के बाद सारा प्रोसेस का वो फोटोज ले रहा है। लेकिन रेमंड की बॉडीज वो डिस्पोज नहीं करता। जैसे जब वो दादी के घर पर रहता था तो उसको जल्दी से डिस्पोज करना पड़ता था ताकि दादी ना देख ले, मगर अब उसका अपना अपार्टमेंट है तो उसने क्या किया, 57 गैलियन ब्लू ड्रम बहुत फेमस है इंडिया में, आई नो। तो उसने 57 गैलियन ब्लू ड्रम लेता है और बहुत सारे केमिकल्स लेता है ताकि बॉडी को वो डिसइंटीग्रेट कर सके, बेसिकली बॉईल कर सके, मगर पानी में नहीं मगर केमिकल्स में। तो अब ये मत पूछो कि लाइक इतने सारे केमिकल्स उसने लिए, कोई किसी ने शक नहीं किया कि ऐसे कैसे केमिकल्स ले सकता है। ये 70s to 90s की स्टोरी है। तो केमिकल्स काफ़ी नॉर्मल थे वहाँ पर हार्डवेयर स्टोर पे मिलना और क्लीनिंग केमिकल्स भी बहुत हार्श हुआ करते थे उस टाइम। तो जेफरी ने वहाँ से खरीद लिया था ये सब। अब उसका नेक्स्ट विक्टिम एडवर्ड स्मिथ। एडवर्ड स्मिथ के साथ भी सेम चीज़ होती है मगर इस बार एक और चीज़ डिफरेंट है। एडवर्ड के साथ जेफरी पहली बार कैनिबलिज्म करता है। कैनिबलिज्म यानी जब एक इंसान दूसरे इंसान का मांस खाता है, मरने से पहले मरने से बाद, डजंट मैटर, कैनिबलिज्म वो करता है। अब जेफरी एडवर्ड का हार्ट और लिवर को चिकन की तरह कुक करता है किचन में और रात को डिनर में खाता है। अब लोगों ने बाद में पूछा था जेफरी से कि भाई तू क्यों करता था ये सब, तो जेफरी का आंसर ये था कि उसने बोला कि उसके बॉडी पार्ट्स खाने की वजह से उसको, जेफरी को ऐसा लगता था कि कोई अब उसका पार्ट है, अब वो अकेला नहीं है। और जेफरी ने बहुत अजीब चीज़ें शुरू कर दी अपने विक्टिम्स के साथ। अब वो क्या करता था, पहले तो वो स्कल्स को प्रिजर्व करता था, राइट, स्किन उतारने के बाद। अब उसने स्कल्स को पेंट करना भी शुरू कर दिया, ग्रे पेंट करने से पहले उसने एडवर्ड स्मिथ का स्कल को पहले फ्रिज में रखा ताकि मॉइस्चर चला जाए और फिर उसको उसने अवन में डाला। आई डोंट नो वो फ्रिज में क्यों डाल रहा है, अवन में क्यों डाल रहा है, साइंटिस्ट बनना चाह रहा है। वो साइंटिस्ट नहीं है, उसने कॉलेज पास भी नहीं किया। तो फ्रिज में डालने के बाद अवन में डालता है और अवन में स्कल एक्सप्लोड हो जाता है। अब आई डोंट नो, मैं अवन में ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती पर्सनली, मगर मैंने सर्च करने की कोशिश करी चैट जीपीटी पे क्यों हुआ ये, मगर मैं समझ नहीं पाई क्यों हुआ ये, मगर हाँ एक्सप्लोड हो जाता है अवन में स्कल। अब जेफरी बोलता है कि उसको इतना बुरा लगता है कि वो स्कल को प्रिजर्व नहीं कर पाया बिकॉज ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, मेमोरेबिलिया, यादगार जेफरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मर्डर्स वो कर ही इसलिए रहा है बिकॉज उसको लगे, आई थी, उन्होंने कॉल भी कराया था मैनेजर से, जो ओनर होता है बिल्डिंग का, उससे कॉल करवाया जेफरी को और जेफरी ने 2 आंसर दिए। उसने बोला कि उसकी जो फिश है, फिश टैंक में उसकी डेथ हो चुकी है तो इसलिए स्मेल आ रही है, और दूसरा रीज़न ये था कि उसका फ्रिज टूट चुका है तो उसके अंदर जो मीट है वो पूरा सड़ चुका है इसलिए स्मेल आ रही है। अब पड़ोसी गुस्सा थे कि मतलब ठीक नहीं करा रहा है वो, इतने टाइम से स्मेल आ रही है, मगर क्या ही बोल सकते थे वो। नेक्स्ट विक्टिम है टोनी ह्यूज। टोनी ह्यूज 31 साल का था और वो डेफ और म्यूट था। जेफरी उससे मिलता है, घर लाता है, सेम चीज़ अपना मॉडस ऑपरेंडी करता है, मगर इस बार वो टोनी को डिसमेंबर नहीं करता, वो उसका हेड अलग नहीं करता, हाथ अलग नहीं करता, वो उसकी डेड बॉडी को बस पड़े रहने देता है 3 दिन तक अपने बेडरूम में। और 3 दिन बाद वो नेक्स्ट विक्टिम की तलाश में जाता है, कॉनरैक, 14 ईयर ओल्ड बॉय। कॉनरैक को घर पर लाता है और जब कॉनरैक को घर पर लाता है तो टोनी की बॉडी अभी भी है बेडरूम में। कॉनरैक को दूसरे बेडरूम में लेकर जाता है, उसको ड्रग करता है एंड देन जैसे ड्रिलिंग मशीन होती है ना, उससे स्कल में ड्रिल करता है एंड उसके अंदर एसिड डालता है कॉनरैक के सर में। अब क्वेश्चन आप पूछोगे कि क्यों कर रहा है वो ये सब।
जेफरी ने बोला कि वो थक चुका था लोगों को डिसमेंबर करते करते। वो नहीं चाहता था कि वो हेड्स रखे लोगों के, स्कल्स रखे लोगों के। वो चाहता था कि एक्चुअल लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह उसके साथ रहें, नॉट एज अ फ्रेंड अलग होता है, मगर वो चाहता था ज़ॉम्बीज़ की तरह कि ना वो बात करें, बस वो जो जेफरी जो बोले वो मानते रहें। तो इसलिए वो कॉनरैड के स्कल में ड्रग करता है, ताकि म्यूरियाटिक एसिड डालता है ताकि वो ये चीज़ अचीव कर पाए। अब जब कॉनरैड बेहोश पड़ा हुआ है बेड पर, जेफरी जाता है बियर लेने, बिकॉज वो वेट कर रहा है कॉनरैड का वापस होश में आने के लिए। और कॉनरैड थोड़ा टाइम लगा रहा था होश में आने के लिए, बिकॉज उसके सर में ड्रिल हो रखा है लिटरली, लाइक उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है कॉनरैड को एसएप। तो जेफरी बियर पीने लगता है अपने बेडरूम में, और बियर ख़त्म हो जाती है। तो जेफरी सोचता है चलो ठीक है बियर लेने जाता हूँ। बियर लेने जाता है जेफरी, और घर में 2 बॉडीज पड़ी हैं। अब कॉनरैड को होश आता है 20 मिनट बाद। कॉनरैड भागते हुए अपार्टमेंट से बाहर जाता है, और 2 लड़कियां उसको देखती हैं, कॉनरैड को। तुरंत पुलिस को फ़ोन करती हैं। अब जब जेफरी वापस आता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि दोनों बॉडीज उसके घर में है, बियर वो लेकर आ चुका है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि जाएगा और कॉनरैड होश में आ जाएगा और कॉनरैड उसका ज़ॉम्बी बन जाएगा, जो जेफरी चाहता है। मगर जब वो वापस आता है तो देखता है कि कॉनरैड फ्लोर पे बैठा है 2 लड़कियों के साथ, और वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं। पुलिस ऑफिसर्स जेफरी से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, पूछताछ शुरू कर देते हैं कि क्या चल रहा है ये। तो कॉनरैड बाहर तो आ गया है, कॉनरैड स्वेट भी कर रहा है बहुत, मगर वो बोल नहीं पा रहा है, उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है। तो जेफरी पुलिस को बताता है कि नहीं, ये मेरा 18 साल का बॉयफ्रेंड है और ये इतना ड्रिंक कर रहा है, पता है क्या, मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं इसे घर ले जाता हूँ और नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ये ऑफिसर। और ऑफिसर्स उसकी बात मान जाते हैं। और जो 2 लड़कियां वहाँ खड़ी हैं वो ऑफिसर्स को बोल रही हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही बोल रहा है जेफरी, लाइक सच नहीं बता रहा है ये, क्योंकि कॉनरैड डरा हुआ है। बट ऑफिसर्स उन लड़कियों को बोलते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, ये उनके घर का मैटर है। पुलिस ऑफिसर्स जेफरी के साथ कॉनरैड को जेफरी के अपार्टमेंट तक छोड़ कर आते हैं, और उसी रात जेफरी कॉनरैड के सर में एक और बार ड्रिल करता है, और कॉनरैड की डेथ हो जाती है, वो नहीं बच पाता। जेफरी का नेक्स्ट विक्टिम ओलिवर लेसी। अब ओलिवर लेसी के साथ जेफरी ट्राई करता है उसको क्लोरोफॉर्म करने का, यानी हर घंटे बाद क्लोरोफॉर्म करे और उसको स्कल ड्रिल ना करना पड़े, ताकि वो जिंदा रहे मगर उसकी ज़ॉम्बी की तरह भी रहे। मगर ये काम नहीं करता और ओलिवर लेसी की डेथ हो जाती है। अगर हम जेफरी का पैटर्न देखें तो पहले मर्डर और दूसरे मर्डर के बीच में 9 साल का डिफरेंस है, फिर कुछ मंथ्स का डिफरेंस है, वीक्स का। और अब वो मर्डर के लिए उसने पुरानी बॉडीज डिसमेंबर भी नहीं करता और नेक्स्ट लोगों की विक्टिम्स की तलाश में बाहर चला जाता है। तो जेफरी का काफ़ी उसका किलिंग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस पॉइंट तक। अब हम वापस आ चुके हैं जहाँ पर स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जुलाई 22, 1991। ट्रेसी एडवर्ड्स जेफरी से मिलता है और जेफरी बोलता है वही सेम चीज़ कि आजा घर पे मज़े करेंगे। जेफरी ट्रेसी एडवर्ड्स को बोलता है कि मैं $100 दूंगा कुछ फ़ोटोज़ के लिए, बस यही अग्रीमेंट है। तो ट्रेसी एडवर्ड्स अग्री कर जाता है, उसके अपार्टमेंट में जाता है, और अपार्टमेंट में घुसते ही वो देखता है कि वहाँ ड्रम्स हैं, बहुत ड्रम है, एक 57 गैलन ड्रम पड़ा है, ठीक है, और वो लीक कर रहा है कुछ केमिकल सा, और वो स्मेल कर रहा है बहुत ज़्यादा, और हर जगह केमिकल्स हैं। तो ट्रेसी सोचता है ठीक है, मे बी जेफरी वियर्ड इंसान है। अब वो लोग बात कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं सोफे पे, और एक्सोर्सिस्ट मूवी चल रही है, वो दोनों बैठकर एक्सोर्सिस्ट मूवी देख रहे हैं। और जेफरी ऐसे बातचीत करे जा रहा है कि हाँ एक्सोर्सिस्ट में एक विलन है, तो जेफरी बता रहा है कि हाँ मुझे ये विलन काफ़ी पसंद है, और ट्रेसी बोल रहा है ओके भाई ठीक है। एंड देन अचानक से जेफरी हैंडकफ्स निकालता है और ट्रेसी के एक हाथ पे हैंडकफ डाल देता है। अब वो दूसरे हैंडकफ दूसरे हाथ पे डालने की कोशिश कर ही रहा होता है, मगर ट्रेसी उसको डालने नहीं देता। अब ट्रेसी जैसे हैंडकफ उसके हाथ में डलता है ना, ट्रेसी ने बोला है बाद में कि उससे पता चल गया था कि ये एक हॉस्टेज सिचुएशन है और उसको इस अपार्टमेंट से बाहर निकलने की ज़रूरत है बहुत जल्दी, वरना वो बचेगा नहीं। वो ड्रम्स देख रहा है, केमिकल्स देख रहा है, उसको आइडिया लग रहा है कि क्या होने वाला है आगे। वो नॉन स्टॉप बात करना शुरू कर देता है जेफरी से, ताकि जेफरी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और एक पल के लिए जेफरी टीवी की तरफ देखता है, ट्रेसी उठता है, फुल फोर्स पंच करता है जेफरी को मुंह पे और अपार्टमेंट से बाहर भाग जाता है। और फिर हमें आगे की स्टोरी पता है, वो भाग कर जाता है, पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं उसे, वो बताता है पुलिस ऑफिसर्स को सब कुछ, तीनों अपार्टमेंट में वापस आते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर्स को हेड दिखता है फ्रिज में जेफरी के। और अब आगे की स्टोरी, पुलिस जब वेट कर रही है और बैकअप का, जब मैं रिसर्च कर रही थी मुझे पता नहीं था कि उन्होंने कितनी सारी चीजें मिली थी उनको। तो एक लिस्ट है, मैं आपको बताती हूँ।
81 पोलरॉइड्स जब वो फोटोज क्लिक करता था मर्डर से पहले, दौरान और बाद में। 3 ह्यूमन हेड्स फ्रिज के अंदर, 3 ह्यूमन हेड्स, एक स्कल अलग से पड़ा हुआ था अपार्टमेंट में, 2 फुल स्केलेटन्स जो अपार्टमेंट में उसने टांगे हुए थे जैसे पिक्चर फ्रेम्स टांगते हैं, एक टॉर्सो ब्लू बैरल के अंदर। टॉर्सो यानी बॉडी के बीच का हिस्सा, पैर, हाथ और सर के बिना। फ्रिज में सर के अलावा एक ह्यूमन हार्ट, पेयर ऑफ लंग्स, एक लिवर और मसल टिश्यू और एक काला टेबल था विद कैंडल्स। तो जेफरी ने बाद में बताया कि ये टेबल विद कैंडल्स था ताकि वो स्कल्स कलेक्ट कर सके और चारों तरफ अपनी स्कल्स रखकर वो मेडिटेट कर सके। ओह माय गॉड, मुझे बोलने में भी डर लग रहा है ये। अब जैसे इस केस की न्यूज़ बाहर जाती है, लोगों को पता चलता है, पुलिस स्टेशन में कम से कम 300 कॉल्स आते हैं एवरी सिंगल डे। लोग पूछ रहे होते हैं कि हम जिनके फैमिली मेंबर्स मिसिंग होते हैं, लड़के, वो पूछ रहे होते हैं कि मे बी लाइक हमारा बेटा तो नहीं है उसमें, मे बी हमारा बेटा सिर्फ भागा हुआ है और कहीं और रह रहा है। वो नहीं चाहते कि वो जेफरी डामर का विक्टिम हो उनका बेटा, मगर फैमिलीज को काफी टाइम लगेगा, कुछ हफ्ते लगेंगे पता चलने में कि उनके फैमिली मेंबर्स विक्टिम थे जेफरी डामर के कि नहीं। बिकॉज जेफरी डामर के अपार्टमेंट में इतने सारे बॉडी पार्ट्स थे, इतने सारे टिश्यूज थे कि एक्यूरेटली देखना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसके लिए टाइम लगता है। जब मेडिक्स जाते हैं एविडेंस लेने जेफरी के अपार्टमेंट में, तो वो ये बोलते हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि क्राइम सीन में गए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी म्यूजियम में गए हैं, किसी का डिसमेंटल कर रहे हैं, किसी का म्यूजियम। ऐसा डरे हुए थे मेडिक्स यार, लाइक ऐसा कौन करता है। जैसे ये न्यूज रिपोर्टर्स ने फेमस होने लगी, लोग झुंड में आकर बस जेफरी के अपार्टमेंट के बाहर खड़े रहते थे उस अपार्टमेंट में देखने के लिए। लोग ऑब्सेस हो चुके थे इस केस से, और जो पड़ोसी थे वो रिपोर्टर्स को बता रहे थे कि जेफरी उन्हें ऑफर करता था सैंडविचेस, और अच्छी बात है उन्होंने नहीं खाया, क्या पता क्या था उन सैंडविचेस में। तो अब जब जेफरी को इंटेरोगेशन रूम में लिया जाता है, जेफरी सब कुछ बता रहा है उनको, जेफरी कुछ नहीं छुपा रहा, हर एक मर्डर, हर एक डिटेल सब पुलिस ऑफिसर्स को उसने ओपनली बता रहा है। और पुलिस ऑफिसर्स पूछ रहे हैं कि तुम हमें क्यों बता रहे हो ये सब, लाइक तुम लॉयर भी तो ले सकते हो, तुम लॉयर भी नहीं ले रहे हो। तो जेफरी बोलता है कि तुम लोगों ने इतना कुछ देख लिया ऑलरेडी मेरे अपार्टमेंट में, लाइक ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो जेल नहीं जाएगा। और जेफरी बहुत अजीब स्टेटमेंट्स देता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। वो बोलता है कि पुलिस ऑफिसर्स को वो बोलता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, जो मैंने किया है उसके बाद तो मैं डिजर्व करता हूँ ना मरना, तुम मुझे बस शूट कर दो, अभी मार दो। मगर ऑफिसर्स शूट नहीं कर सकते ना, पुलिस ऑफिसर्स, भले उनका आई एम श्योर उनका मन कर रहा होगा, बिकॉज लाइक लिटरल मॉन्स्टर, लाइक 17 लोगों का मर्डर करना, मगर वो शूट नहीं कर सकते। मर्डरर्स कितने भी डिस्गस्टिंग हो, उनकी फेट कोर्ट में ही डिसाइड होती है। तो कोर्ट रूम बहुत इंटेंस था। अब जब किसी भी मर्डरर का या किसी भी केस में कोर्ट रूम में 2 टीम्स होती हैं, एक डिफेंस एक प्रोसिक्यूशन। जो डिफेंस होता है वो जेफरी के साइड होता है, मतलब जो एक्यूज्ड इंसान है उसके साइड डिफेंस होता है। तो डिफेंस बोल रहा है, उनका पूरा एंगल ये है कि गिल्टी बट इनसेन, यानी जेफरी ने मर्डर किए मगर उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था, इसलिए उसने ये सारे मर्डर किए। उन्होंने बोला जेफरी को स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर थे, उसको फैंटेसीज और डिल्यूशंस थे, बचपन से ही थे वो। तो बेसिकली उनका कहना ये था जेफरी ने 17 लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वो मेंटली बीमार था, वो ज़ॉम्बीज बनाना चाहता था, ऐसे लोग जो उसे कभी छोड़कर ना जाएं, इसलिए वो इंसान को खाता था ताकि उससे ऐसा लगे कि उसके साथ कोई है ऑल द टाइम। पर प्रोसिक्यूशन ने कहा नहीं, उसे सब कुछ पता था, उसे पता था कि ये सही है ये गलत है, उसने मर्डर किया, उसने स्ट्रैंगल किया, उसने लोगों को गायब किया, उसको पता था कि ये उसे नहीं करना चाहिए। डिफेंस बोल रहा है कि उसने बॉडी पार्ट्स को इसलिए संभाले क्योंकि वो चाहते था लोग उसे छोड़ के ना जाए। प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि नहीं, उसने लोगों को इसलिए मारा ताकि उसको कुछ घंटों का सेक्सुअल प्लेजर मिल सके। फिर सवाल उठता है, क्या डिफेंस ये प्रूव कर पाया रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ कि जेफरी लीगली इनसेन था? अगर नहीं तो वो सेन माना जाएगा। सेन यानी कि वो मेंटली बीमार नहीं है, वो मेंटली बीमार नहीं है भले ही उसने 17 लोगों का मर्डर किया है। डिफेंस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, तो उन्होंने कोर्ट में एक ऐसी लाइन बोली जिसको सब सुन के शॉक हो गए थे। उन्होंने बोला कि अगर मल्टीपल लोगों को खाना मेंटल इलनेस नहीं है
तो फिर क्या है। उन्होंने ये बोला कि कितने लोगों को खाना पड़ेगा जेफरी को, तब जाके आप इसे इंसैनिटी कहेंगे। कोर्ट रूम स्टन था, सब कंफ्यूज थे कि क्या जेफरी एक्चुअली एक मॉन्स्टर है, क्या उसको मेंटल इलनेस है। तो सब वेट कर रहे थे अब ज्यूरी के वर्डिक्ट का। मगर फाइनल डिसीजन से पहले कोर्ट में विक्टिम्स की फैमिली को चांस दिया जाता है माइक पर जाकर बोलने का, जो उनका मन हो। कुछ फैमिली मेंबर्स ऊपर आए तो वो रोने लगे, उनसे वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। एक बहुत रीता एजेबेल, विक्टिम एरल लिंसी की बहन, शुरुआत में वो भी शांत थी, वो बोलने की कोशिश कर रही थी, रोने लगी और फिर अचानक से वो चिल्लाने लगी कि मैं कभी नहीं चाहती मेरी मम्मी को ये सब सहना पड़े। उनकी मम्मी बहुत सैड थी, डिप्रेस थी। वो कहती है लुक एट मी लाइक आई वॉन्ट टू किल यू जेफरी, और वो जेफरी की तरफ गुस्से में चलने लगी। मगर जेफरी का कोई रिएक्शन नहीं था, वो सिर्फ देख रहा था एज इफ वो उस पे नहीं चिल्ला रही है। तो फाइनली वर्डिक्ट आता है सारे विक्टिम्स फैमिली के इम्पैक्ट स्टेटमेंट के बाद। वर्डिक्ट में बोला जाता है, जज बोलता है, वी फाइंड द डिफेंडेंट गिल्टी but sane on all 15 counts of first degree murder, 15 life sentences, total 957 साल की सजा, no parole, no freedom। जज ने कहा, मिस्टर डामर आपने जो किया है उसके सामने कोई भी सजा छोटी है। अब जेफरी डामर ऑफिशियली कन्विक्टेड है। जिस जेल में था वो, उसका नाम था कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन। तो 957 साल मतलब हमेशा के लिए वो बंद है जेल में। अब जेल में जाके जेफरी काफी चिल था, मतलब वो डिप्रेस्ड नहीं था, वो डरा हुआ नहीं था, वो बस लाइब्रेरी जाता था, अपनी बाइबल पढ़ता था, दोस्तों के साथ डार्क जोक्स क्रैक करता था, और लंच के टाइम जैसे नूडल्स होता है ना, उसको लाइक लिम्स की तरह, हड्डी की तरह प्रिटेंड करता था खाने के लिए, जोक क्रैक करता था। और कुछ लोग जेल में कुछ लोग उसको बहुत एडमायर करते थे बिकॉज वहाँ पे मर्डरर्स हैं, राइट। तो कुछ लोग बोलते थे कि वाह ये बंदा तो इतने लोगों का मर्डर किया है, ये तो विलन है। और कुछ लोग उसको हेट करते थे, एकदम हेट। नवंबर 28, 1994, 2 साल बाद जेफरी जेल में 2 इनमेट्स क्रिस्टोफर स्कारवर और जेसी एंडरसन के साथ जेल के बाथरूम में सफाई काम कर रहा था। तभी क्रिस्टोफर स्कारवर एक मेटल रॉड उठाता है और जेफरी के सर पे मल्टीपल ब्लोज देता है। जेफरी का सर पूरी तरीके से फट जाता है। गार्ड्स आते हैं भागते हुए, जेफरी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, मगर जेफरी डेड प्रोनाउंस कर दिया जाता है। अब जैसे ये स्टोरी बाहर जाती है कि द मिलवाकी मॉन्स्टर जेफरी डामर इज डेड, लोगों का रिएक्शन मिक्स्ड होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ सही हुआ, मर गया ये। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जेफरी को इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था, 34 इयर्स में उसको 80 साल तक जेल में रहना चाहिए था। मगर जेफरी मर चुका था, स्टोरी खत्म हो चुकी थी। एंड आई डोंट नो व्हाट टू थिंक अबाउट दिस केस। मैंने कभी इतना एक्सट्रीम केस नहीं पढ़ा है। मैं ट्रू क्राइम में काफ़ी टाइम से, 4 साल से मैं सुन रही हूँ केसेस को, मगर जेफरी डामर एक ऐसा मर्डरर नहीं था जो डेथ से पहले लोगों को टॉर्चर करता था। मगर उसकी पूरी आइडियोलॉजी ये थी कि वो अकेले नहीं रहना चाहता, मगर उसने कभी ट्राई नहीं किया दोस्त बनाने का, कभी ट्राई नहीं किया नॉर्मल रिलेशनशिप्स का। इट्स लाइक बचपन से ही, 14 इयर्स ओल्ड से ही उसकी ये फैंटेसी थी। एंड जेफरी खुद भी पूछता था, लाइक साइकोलॉजिस्ट से पूछता था कि क्यों हूँ मैं ऐसा, मुझे आंसर दो, मगर कोई भी उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया। तो जब तक जेफरी की डेथ हुई थी तब तक उसे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों है। नॉट दैट कि उसको ज़रूरी है आंसर करना हमें कि हाँ जेफरी तुम इसलिए हो ऐसे, मगर आई थिंक जनरल पब्लिक को अगर आंसर मिल पाता तो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा होता, प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ऐसे लोग और ना बने। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो एंड आई एम होपिंग कि मैं हर हफ्ते अपलोड कर पाऊँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।